कोलकाता में हुई द टेलीग्राफ अखबार की नेशनल डिबेट। अभिनेता अनुपम खेर ने देश के माहौल पर दिया जवाब। रिटायर्ड जस्टिस अशोक गांगुली को जवाब, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को जवाब, जेएनयू कांड पर कन्हैया को जवाब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों को जवाब। क्या असहनशीलता पर अनुपम खेर ने बोलती बंद कर दी? सोशल मीडिया से लेकर अखबार तक और टीवी चैनल से लेकर आम लोगों तक अभिनेता अनुपम खेर की चर्चा हो रही है। वजह है शनिवार को एबीपी ग्रुप के अखबार द टेलीग्राफ नेशनल डिबेट में दिया अनुपम खेर का वो भाषण जहां असहिष्णुता से लेकर अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाने वालों पर अनुपम खेर जमकर बरसे। कांग्रेस के राहुल गांधी से लेकर बीजेपी की साध्वी प्राची और योगी आदित्यनाथ तक अनुपम खेर ने किसी को नहीं छोड़ा। सवाल यह है कि क्या अनुपम खेर ने सबकी बोलती बंद कर दी? I'm shocked and ashamed and saddened by what you said, Mr. Ganguly. Tolerant people in this country is Congress. Can't even say to each other that we are wrong. We are so sorry. This is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other. क्या करें? फंस गए, कहाँ फंस गए हम लोग भाई? हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं, चाहे वो और कोई ना योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। कोलकाता में शनिवार को 10 मिनट तक लगातार अनुपम खेर इसी तरह आक्रामक अंदाज में अपनी बात कहते रहे, अपना गुस्सा जाहिर करते रहे। अनुपम खेर द टेलीग्राफ नेशनल डिबेट में हिस्सा ले रहे थे, जहां बहस का मुद्दा था टॉलरेंस इज द न्यू इंटॉलरेंस। बहस के लिए 2 पैनल बनाए गए थे। दोनों पैनल में 3-3 वक्ताओं को रखा गया था। पैनल 1 पत्रकार बरखा दत्त, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अशोक गांगुली और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला थे, जबकि दूसरे पैनल में अभिनेता अनुपम खेर, काजोल और मशहूर सोशलाइट सुहेल सेठ थे। बारी बारी से हर पैनल के सदस्य को आकर 10 मिनट में अपनी बात रखनी थी। 5वें नंबर पर अनुपम खेर बोलने आए और आते ही उन्होंने जस्टिस गांगुली पर तीखा हमला किया। I'm shocked and ashamed and saddened by what you said, Mr. Ganguly. Being a judge, it's so sad that you are calling the verdict of Supreme Court was wrong. It's so sad that you have to say that. वहां क्या नारे हो रहे थे? अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन थे उसके कातिल? सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसके कातिल थे क्या? कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये बात थी। Instead of condemning it, you are saying that Supreme Court was wrong and that the Afzal Guru's judgment was wrong. It's absolutely unpardonable, Your Honor. अब आपको सुनाते हैं जस्टिस गांगुली का वो बयान जिसे सुनने के बाद अनुपम खेर को गुस्सा आया। What about Afzal Guru's execution? I am saying as a judge, the way the execution took place, his clemency petition was rejected on 3rd February and the execution took place on 9th February. This is wrong. Now, if anybody questions that, does it become anti-national? The way the bail order has been given to this Kanhaiya by the learned judge speaks very badly of our judiciary. I am very sorry. Judiciary has also come under pressure. What is happening in this country? देश के माहौल को लेकर पिछले काफी दिनों से बहस छिड़ी हुई है। देश में असहनशीलता का विरोध करते हुए कई लेखकों ने तो पुरस्कार तक वापस कर दिए थे। अभिनेता अनुपम खेर ने बताया कि असहिष्णुता कहां है और किन लोगों के बीच है। Who are talking about intolerance? The intellectuals, the rich, the famous who travel with 20 bodyguards and talk about intolerance. If you ask about a man on the street, भैया intolerance और क्या intolerance उससे भी डिफिकल्ट वर्ड है असहिष्णुता। भैया हमारे को 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बड़ी बात है। तो जो 5 स्टार होटल्स में जो वो कल्चर है, जो डायमंड के स्टड्स पहनते हैं, मैं उनको आई डोंट होल्ड दैट अगेंस्ट देम। वो लोग बैठ के शैंपेन का गिलास सिप करते हुए बात करते हैं, इंडिया हैज बिकम सच एन इंटॉलरेंट कंट्री। इस डिबेट में कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। सुरजेवाला जब बोलने आए तो उन्होंने बीजेपी की तरफ से हुई गलत बयानबाजी की एक पूरी लिस्ट पेश कर दी।
Union Minister Sadhvi Niranjan Jyoti famously said in Delhi elections that this is a fight between Ramzadas and Haramzadas. Union Minister Ram Shankar Kateria, he calls all Muslims demons, calls them the descendants of Ravana, and says they all should be beheaded. BJP MP Sakshi Maharaj, he says education of terrorism is being given in madrasas. Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi says if you want to go eat beef, go to Pakistan. अनुपम खेर ने सुरजेवाला की बात का जवाब भी दिया। पहले कांग्रेस को सबसे असहनशील पार्टी बताते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला किया और फिर साध्वी और योगी जैसे लोगों को जेल में डालने की बात भी कही। Tolerant people in this country is Congress. They're tolerating a person who they want to project as a prime minister of this country and can't even say to each other that we are wrong. We are so sorry. This is our prime ministerial candidate. Means they must be talking to each other. क्या करें? फंस गए, कहाँ फंस गए हम लोग भाई? That is the tolerance that you have shown. But show that tolerance once in parliament and let the parliament function, sir. अनुपम ने सरकार पर उठने वाले तमाम सवालों का जवाब दिया है, लेकिन इस जवाब के बाद एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अनुपम ने सबकी बोलती बंद कर दी है? तो कल जिस तरह से एक एक करके मोदी सरकार को लेकर इंटॉलरेंस का जो आरोप लगाते हैं उनका जवाब जिस तरह से अनुपम खेर ने दिया, उसके बाद ये सवाल कि क्या अनुपम खेर ने असहिष्णुता के मुद्दे पर विरोधियों की बोलती बंद कर दी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये रहेगा आज का बड़ा सवाल कि क्या अनुपम खेर ने कल जो कहा, जिस अंदाज में कहा, जो बातें उन्होंने उठाई, कांग्रेस पर निशाना साधा, कई और लोगों पर निशाना साधा, क्या अनुपम खेर ने बोलती बंद कर दी। लेकिन इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल जो आज की बहस में हम चर्चा में लाना चाहेंगे वो ये कि क्या असहनशीलता सिर्फ अमीरों का मुद्दा है। अनुपम खेर ये कह रहे हैं कि असहनशीलता सिर्फ हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए अमीरों का मुद्दा है, गरीब व्यक्ति को इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से संजय झा साहब हमारे साथ हैं। संजय, देखिए सबसे बड़ी बात आपकी दृष्टि से तो शायद अनुपम खेर ने जो कल कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी कांग्रेसियों से ज्यादा टॉलरेंट कौन हो सकता है। इतने सालों से आप राहुल गांधी को झेल रहे हैं। देखिए नेहा जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो नकली राष्ट्रवाद है, नकली की पूरी जो राष्ट्रवादी की जो इनका जो ये रवैया है, जो रुख है, ये पूरा नकली है और फर्जी है। और देखिए, नाटक करने से, नारेबाजी करने से, नौटंकीबाजी करने से, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी करें या उनके समर्थक और उनके चेले अनुपम खेर जी करें, उससे हकीकत नहीं बदलता है। आप ये प्रश्न पूछिए अनुपम खेर जी से या भाजपा के जो भी यहाँ प्रवक्ता हैं कि क्या यह सच नहीं है कि आज आप तालिबान और अब आईसिस से प्रेरणा लेके भारत में हिंदुत्व तरीके से एक फतवा दिया जा रहा है। ये मेरा सवाल नहीं था संजय, जीव काट दीजिए 5 लाख। मेरे सवाल का जवाब न देकर आप कहीं ना कहीं अनुपम खेर की बात को सही साबित कर रहे हैं। कैसा माहौल बनाया, इसमें सहनशीलता। मेरा सवाल ये था, अनुपम खेर कह रहे हैं आप लोग सबसे बड़े टॉलरेंट हैं, मैं तो यही कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी को झेल रहे हैं आप। अरे मैं तो इतना ही कहूंगा अनुपम खेर जी, इतने बड़े चमचे मत बन जाइए। मोदी जी सरासर झूठ बोलते हैं, वो सब जानते हैं। मोदी जी में विश्वसनीयता नहीं है। आज उनके जब भी भाषण पर लोग हंसते हैं मोदी जी के भाषण पर। देखिए, जो जिन्होंने कहा था सबका साथ सबका साथ सबका विनाश हो चुका है। अच्छे दिन किसके पास है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन लोग आजकल ज्यादा बुरे दिन की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। वो 15 लाख, आज भारत के 125 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कि मोदी जी के वो 15 लाख गए कहाँ? वो आसमान में घूम रहे हैं। मेरे पॉकेट में तो नहीं दिखा है, आपके पॉकेट में आया होगा। नेहा जी तो जरा बताइए। ठीक है। देखिए, देश में भारत के लोग समझदार हैं, जागरूक हैं और वो जानते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है। आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कुछ लोग और बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर लगता है कि आज उन पर राहुल महाजन मौजूद है, अभिनेता राहुल महाजन जी, आप सुन रहे हैं। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता संजय झा कह रहे हैं कि कौन सा वादा था जो पूरा किया, और उसके ऊपर इस तरह की जुमलेबाजी जो कभी मोदी सरकार करती है, कभी मोदी सरकार के समर्थक। इशारा उनका अनुपम खेर की तरफ।
देखिए, संजय झा जी के बारे में ये कहूंगा कि मैं देश भर में जो डिबेट चल रही है असहिष्णुता पे और इंटॉलरेंस पे, और संजय झा जी प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसे बात कर सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं, ये बताता है कि देश बहुत टॉलरेंट है, सहिष्णु देश है। यहाँ कोई भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है और हम उसको टॉलरेट करते हैं। इंटॉलरेंस जैसे अनुपम खेर जी ने कहा था, कुछ ही लोगों को हो रही है। वो 125 में से 125 करोड़ में से 125 लोगों को ही हो रही है, गिने चुने लोगों को हो रही है। तो हमारा देश सचमुच सहनशील है। कुछ सैकड़ों लोगों को तकलीफ हो रही है और देश में, मैंने आज मेरे स्टाफ को पूछा, संजय जी साथ में बात नहीं कर सकते, हम ओवरलैप ऑडियो नहीं कर सकते हैं। बोलिए 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 राहुल जी। ओवरलैप नहीं कर सकते, ये पार्लियामेंट नहीं है कि हम एक दूसरे चिल्ला चिल्ला के बात करें। एक एक करके बात करेंगे तो मुद्दा समझ में आएगा। ठीक है राहुल महाजन, आप ये कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस कहीं नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जानबूझकर निशाना बनाने की ये कोशिश हो रही है। और अगर आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर कहां है इंटॉलरेंस। हमारे साथ प्रोफेसर आभा देव हबीब भी इस चर्चा में मौजूद हैं। प्रोफेसर हबीब, अनुपम खेर ने एक सवाल उठाया कि देश को तोड़ने वाले अफजल गुरु के समर्थन के नारे कहां लगे थे, और उन नारों को कंडेम करने के बजाय, निंदा करने के बजाय, जब आप सुप्रीम कोर्ट पर ही सवाल उठाते हैं और अफजल को फांसी तक पहुंचाने वालों को हत्यारे बताते हैं, तो क्या आप ठीक करते हैं? इस पे मैं सबसे इम्पोर्टेंट पहले बात ये रखूंगी कि अनुपम खेर ने जो भी कहा वो उनके अपने पर्सनल व्यूज हैं और वो अपने हिसाब से, उनकी भावनाओं के हिसाब से वो अपनी बात कर रहे हैं। जबकि ए.के. गांगुली जब अपनी बात करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को बता रहे हैं, वो इंडियन पिनल कोड की बात कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ ये ना आज देखें कि किसने क्या कहा और कितने जोरदार तरीके से कहा, पर उसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो अगर आज के दिन में आप जितने भी लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना चाहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की बात करना चाहते हैं, जो न्याय की बात करना चाहते हैं, आप उन लोगों के ऊपर इंटॉलरेंस बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये मोदी सरकार और उनके भक्तों का एक बहुत बड़ा फेलियर है। और हमारे मोदी सरकार और उनके भक्तों का फेलियर जोर देना कि आप सवाल पूछें तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, सवाल पूछें तो आपको ब्रांड कर दिया जाए देश के खिलाफ, देश विरोधी। ठीक है मैम जी। प्रोफेसर आगे। बहुत अच्छा लगता है जब वामपंथी लोग ये हमें समझाते हैं और बताते हैं कि संविधान में उनकी आस्था है। ये वे वामपंथी हैं जो भारत के टुकड़े करने के बाद इनके कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी जन्म कुंडली में है। ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि नागालैंड से लेकर के कश्मीर तक भारत का विभाजन होना चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के इनके अधिकार दिए जाने चाहिए। जब वे संविधान की शपथ लाते हैं तो हमें शर्म आती है कि ये कौन बोल रहे हैं, कौन इनका दोहरा और तीहरा भेष है जो सामने दिख रहा है। एक बात बताओ, चारू मजुमदार से लेकर के यहां तक आपकी सारी राजनीतिक ऐसी यात्रा रही है। पाकिस्तान के विभाजन के समय भी जिन्ना बराबर कहते थे, डोंट बिलीव दिस कम्युनिस्ट। In the morning hours, they would be carrying the red flags. In the evening, they will come to us and they would say that we support Pakistan. तो ये इनका दोहरा चरित्र है। सुन लीजिए एक मिनट, अफजल गुरु के फांसी पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था, उसी को यही लोग जुडिशियल मर्डर की संज्ञा देते हैं और आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं, आज न्यायपालिका की दुहाई आती है। जरा अपने अंदर झांक करके देख लीजिए कि आप देश को क्या बता रहे हैं। अबे दुबे जी, तो क्या ये कहना गलत है जो बात यहाँ पर राहुल महाजन उठा रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री को लेकर आप इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, आप कई बार कई लोग गालियां भी दे जाते हैं, फिर भी आप कहेंगे कि मोदी सरकार इंटॉलरेंट है, कि ये देश इंटॉलरेंट है? नहीं, राहुल महाजन की ये बात सही है कि इस देश में कुछ भी कहने के ऊपर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर कोई औपचारिक रोक नहीं है, औपचारिक रोक नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग औपचारिक रोक लगने का इंतजार करें? कम से कम हमें ये देखना चाहिए, हम लोग सब मीडिया से आए हुए हैं या सार्वजनिक जीवन के हैं, तो हमें जरा भी अगर अंदेशा हो कि माहौल गड़बड़ हो रहा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बिना औपचारिक रोक लगाए दूसरे तमाम जरियों से उसके ऊपर रोक लगाने की तैयारियां हो रही हैं, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, तो क्या हमें बोलना शुरू नहीं कर देना चाहिए? अब मैं अपने सभी साथियों को जो यहां पैनल में भी उपस्थित हैं एक खास बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2014 से पहले कभी कभार कोई नेता कोई हिंसक बयान देता था और उसको हम लोग अलगाव में डालकर उसकी निंदा करके उसको चुप करा देते थे। आप देखिए पिछले दिनों से लगातार राजनीतिक वक्तव्यों में कितनी ज्यादा हिंसा आ गई है। उसकी जीभ काट लो, उसकी गर्दन काट के पेश की जाए। बाप से कहा जाता है कि अपनी बेटी को गोली छोड़ा दो, मेरे हाथ में बंदूक होती तो मैं गोली से मार देता। लगातार हिंसक बयान आ रहे हैं और ये सारे के सारे हिंसक बयान, ये सारे के सारे हिंसक बयान खास तरह की विचारधारा
एक मिनट, केरला के अंदर जो है एक खास तरह की विचारधारा है, लोग लगातार हिंसक बयान दे रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी नंबर आएगा भाई, आपका नंबर आएगा बंधु, मेरा निवेदन ये है कि कम से कम ये जो हिंसा है सार्वजनिक जीवन में जो आ रही है और जो अनायास आ रही है, 2014 से पहले ये हिंसा नहीं थी। आप कहते नहीं थी, अब आ रही है, इसे कौन रोकेगा? क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं? इसको सरकारी पार्टी की जिम्मेदारी है, भाजपा की जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक जीवन से ये हिंसा समाप्त करें। आपने ध्यान दिया होगा कि अभय दुबे जी ने ये कहा था कि भाई बात यह है कि 2014 के बाद जिस तरह की गलत बयानबाजी हुई है उसमें योगी आदित्यनाथ, हिंसक भी योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, ये नेता हैं, ये मंत्री भी हैं, वो इसमें से कुछ सरकार के, इस तरह की बयानबाजी करते हुए पाए गए हैं। तो फिर ये बताइए कि इसको असहिष्णुता ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ये मेरे आदरणीय मित्र दुबे साहब ने जो बोला, ठीक है ये बयानबाजी हुई है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी भड़ास थी जो यूपीए 1 और 2 में ये जो इतना कुछ बोला गया। जब 2006 में तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए, तो जो 100 करोड़ हिंदू थे वो उन पे क्या बीती? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं बात। राम सेतु वाला मैटर हुआ, उस पर एफिडेविट दिया गया सरकार की तरफ से कि भगवान राम नहीं हुए, और 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल का ड्राफ्ट लाया गए जिसमें पैदाइशी अपराधी बना दिया गया। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भड़ास थी यूपीए 1 और 2 की, वो इतना एक हिंदू समाज के अंदर आक्रोश था, वो सिर्फ शब्दों में निकल रहा है, हो कुछ नहीं रहा। लेकिन यूपीए 1 और 2 में जो कुछ भी हुआ उन्होंने कहा भी और करा भी। वो कह रहे हैं जिससे अनुपम खेर भी इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची जैसे लोगों को जेल जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको देखिए कह रहे हैं भड़ास निकाल, भड़ास है। देख मेरी बात, जनप्रतिनिधि का कोई कर्तव्य नहीं होता है, जो मुंह में आएगा बोल देगा। देखिए मेरी बात सुनिए, जो कहा जा रहा है वो अब कह रहे जबान काट दो, है गलत, जबान काट दो, गलत है, ये कहना गलत है, लेकिन काटी तो नहीं। लेकिन जब 2006 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के संसाधनों पे मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए, तो सच्चर कमेटी बनाई गई, फर्जी सच्चर कमेटी, पत्थर ना मारे जिसके अपने दामन में बहुत दाग है। माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप दी गई, बताइए आप, वो तो कह रहे हैं, कर भी रहे थे, ये सिर्फ कह रहे हैं, जो कहना गलत है, लेकिन गलत है। विरोधियों पर बहुत भारी पड़े, खासकर वो जो असहिष्णुता का झुंझुना बजाते हैं। देखिए मैं इस बात को मानता हूं कि असहिष्णुता वाली जो बात है उससे मैं अनुपम खेर की उस बात से सहमत हूं कि वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी को तो रोटी से मतलब है। वो बात उन्होंने बड़े नाटकीय अंदाज में कही, लेकिन मैं पूरी संजीदगी से कहना चाह रहा हूं, मैं विजय फैक्टर कार्यक्रम के तहत हफ्ते में 3 दिन गांव देहातों कस्बों में बिताता हूं, और वहां का आदमी वाकई में बहुत परेशान है, उसको वाकई में रोटी की चिंता है। मनरेगा के तहत उसको काम नहीं मिल रहा, काम मिलता है तो मजदूरी कम मिलती है, और मजदूरी देर, एक मिनट सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, मैं आपके सामने नहीं बोल रहा था। उसको मजदूरी देर से मिलती है। मैं बड़े बुनियादी सवाल उठा रहा हूं, कस्बों में रोजगार नहीं है, लोगों का कहना है, उनका कहना है कि कामकाज नहीं है, काम धंधा नहीं है, और वो सब अपनी अपनी राज्य विशेष की सरकारों और मोदी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराते हैं। जितनी उम्मीदें उन्होंने वोट देकर दी थी वो उनके हिसाब से पूरी नहीं हो रही 2 साल के बावजूद, और ये बड़ा संजीदगी का विषय है, और बीजेपी के लोगों को, चाहे सत्ता पक्ष के तमाम लोगों को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। केरला में प्रोफेसर का मैं इस तरह की बेकार की बहस में जाना ही नहीं चाहता। रोटी रोजगार की बात है, उस पर बात करिए। कही थी कि 2 साल में सरकार ने दिया क्या? मेरा सवाल आपसे ये, अनुपम खेर भी कल ये पूछ रहे थे, आप 5 साल सरकार को काम तो करने दीजिए, नहीं करती है तो आप इंटॉलरेंट कह के बाहर फेंक दीजिए, पर आप तो वो भी नहीं होने देते, आप पार्लियामेंट भी चलने नहीं देते, फिर आप चाहते हैं कि सरकार डिलीवर भी करे। संजय झा, आती हूं मैम, 1 मिनट। संजय झा, देखिए नेहा जी आप इतिहास देखिएगा तो इतिहास यही एक सबक सिखाता है कि आपको आर्थिक विकास चाहिए तो आपको सामाजिक शांति, यहाँ पर समाज में अराजकता बढ़ेगा। तो 2006 में प्रधानमंत्री जी ने बोला वो क्या था? और जबकि ये सरकार क्या हिंदू राष्ट्र हमारे संविधान में लिखा हुआ है? नहीं तो क्या संविधान में ये लिखा है कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है? ये संविधान में लिखा है। ये ऑथ ऑफ ऑफिस का वायलेशन था प्रधानमंत्री जी का। संजय जी राजीव गांधी जी जब प्रचार करने गए थे तो उन्होंने बोला था पेट भरे हुए हैं, वो सबको देशद्रोह, ये राष्ट्रवाद और ये सब याद आता है। खाली पेट वाले से जाके पूछो, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसके लिए सरकार क्या कर रही है? विजय जी ये यूपीए पर भी लागू होता है। 60 साल की गरीबी जो है वो सत्ता से बाहर हो गए। 2012-11 में एक मिनट जितेंद्र जी, 1 मिनट, ऐसे नहीं चलेगा। 1 मिनट, वही बात है, वो कांग्रेस पर आ गए, अब आप बार-बार बीजेपी को इसको दोषी ठहरा रहे हैं, सामने रखते रहेंगे। राहुल महाजन, मैं आपसे जानना चाहूंगी इंटॉलरेंस की बात, लेकिन इसके साथ ही अफजल गुरु को लेकर के भी अनुपम खेर
खेर ने कहा कि भाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, लेकिन उसको भी क्वेश्चन कौन कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस, वो उस पर सवाल उठा रहे थे। इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कल करारा जवाब उस पर दिया अनुपम खेर ने। बिल्कुल, मेरा एक मूलभूत सवाल है, अगर जो लोग अफजल गुरु के समर्थन में नारे दे रहे हैं, उसको एक शहीद बता रहे हैं, आजादी का क्रांतिकारी बता रहे हैं, उनको पूछता हूं तो भगत सिंह कौन थे? वो किसके लिए शहीद हुए थे? वो किसकी आजादी कर रहे थे? और उन जैसे लोग अगर शहीद होते तो क्या आज हम यहाँ बैठे होते? तो जो लोग ये समझना चाहिए कि हम सहनशील है, किस हद तक सहनशील है कि देश के खिलाफ बात करना, और जो लोगों ने शहादत दी है भारत को स्वतंत्र बनने के लिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये कहना है कि वो कहाँ शहादत दी? भगत सिंह, राजगुरु, वो किसके लिए थे? ठीक है, एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गई राहुल महाजन, मैं समझ गई आपकी बात। प्रोफेसर हबीब, मुझे ये बताइए, प्रोफेसर हबीब ये बात बताइए, ये तो आप भी मानती है ना कि कन्हैया को बेल देते वक्त कोर्ट ने भी सियाचिन में जो सैनिक मौजूद हैं और जो जेएनयू में हुआ, दोनों का जिक्र किया, तो हम क्यों एक चीज पर आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन जब वो बात देश पर आती है तो हमारी आवाज बड़ी धीमी हो जाती है? ये सवाल अनुपम खेर ने भी पूछा है कल जब वो अपनी बात रख रहे थे। देखिए, ये उनकी अपनी भावना की बात है, जैसे मैंने आपसे कहा, और आज ये तय किया जा रहा है कि वो सामूहिक जो भावनाएं हैं वो तय करें कि इस देश में क्या होगा, और वो एक बहुत ही खतरनाक चीज होगी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को पढ़ना, हाई कोर्ट जजमेंट्स को क्वेश्चन करना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर है। जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को पढ़कर एक गांगुली कह रहे हैं, गांगुली जी तो स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। गांगुली ने ठीक है मैम, आपने रखी अपनी बात, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। जाते जाते अभय दुबे जी बहुत संक्षेप में, सिर्फ 10 सेकंड, क्या असहनशीलता वाकई में अमीरों का ही एक दिया हुआ झुंझुना है, सिर्फ उन्हीं तक? देखिए, अगर ये तर्क दिया जाएगा तो फिर मानवाधिकार की राजनीति, इस तरह की तमाम सारी राजनीति जो सीधे सीधे गरीबी हटाओ से ताल्लुक नहीं रखती, उसको कहा जाएगा कि ये अमीरों का झुंझुना है। ऐसी बात नहीं है। विजय की बात, विजय विद्रोही जो कह रहे हैं वो बात उनकी सही है, लेकिन इसका मतलब ये के ऊपर जो बहस हो रही है, वक्त मेरे पास इतना ही है। प्रोफेसर रागी, अभय दुबे जी, जितेंद्र खुराना, राहुल महाजन, विजय विद्रोही, प्रोफेसर हबीब और संजय झा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए।